हाँ देखिए, आज जिस टेंस की चर्चा होगी उस टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान है वाक्य के अंत में घात धन ता था ती थी ते थे आ ई ए आज सब रहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में घात धन ता था ती थी ते थे आ ई ए आज सब रहता है। सहायक क्रिया की बात अगर हम करते हैं तो डीड है। अगर हम सहायक क्रिया की बात करते हैं तो डीड है। ठीक, और एक बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की हम दूसरी अवस्था लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की दूसरी अवस्था लगाई जाती है। इस टेंस में वाज वेयर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, इस टेंस में किसका प्रयोग नहीं होता है? वाज वेयर का। अब कुछ सेंटेंस हैं, जैसे वे पत्र लिखे, ध्यान दीजिएगा, लिखे घात धन आ ई ए। ठीक, वह खाना खाया घात धन आ, इसमें ए है। तुम घर जाती थी, ता था ती थी ते थे आ ई ए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो है वाक्य अंत में घात धन ता था ती थी ते थे और सहायक क्रिया इसकी डीड है। इस टेंस की जब हम बात करते हैं, इस टेंस का जब हम बात करते हैं तो हम उसमें वाज वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। और जो सहायक क्रिया है डीड है, एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। वर्ब की दूसरी अवस्था लगाई जाती है। हाँ, नेवर के साथ वर्ब की दूसरी अवस्था लगाई जाती है। जब हम नेवर का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम वर्ब की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। कुछ सेंटेंस आपके हैं, अब हम अनुवाद में आके चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में वर्ब की दूसरी अवस्था लगाई जाती है। और किसी भी टेंस में वर्ब की दूसरी अवस्था नहीं लगाई जाती। अगर आप ये कहें कि वर्ब की जो दूसरी अवस्था है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के लिए ही बनी है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि और इसका कहीं पर प्रयोग नहीं होता है। अब हम अनुवाद में चलते हैं। व्यवस्था यही है। अफर्मेटिव सेंटेंस आप देखिए, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी अफर्मेटिव, यस ई एन ई एन सी अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसके अनुवाद में तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर वर्ब की दूसरी अवस्था, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद फिर पीटी। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद वर्ब की दूसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे वे खाना खाए, वे खाना खाए, या इसको हम लिख सकते हैं वे खाना खाते थे। अब दोनों का अनुवाद एक ही होगा, खाए या खाते थे। देखिए कर्ता वे, वर्ब की दूसरी अवस्था, सब्जेक्ट यहां पर है ना, तो वे के अंग्रेजी दे होगी। खाए का ई का एड कर दो, ए टी एड। ठीक, इसका भी हो जाएगा, वे खाना खाते थे तो वे एट फूड। ठीक, ए टी है वे एट फूड। अब देख लीजिए वर्ब की दूसरी अवस्था लगी है यहाँ पर भी वर्ब की दूसरी अवस्था लगी है कुछ। ठीक है, तो जैसे वह पतंग उड़ाता था, वह मैदान में पतंग उड़ाता था, वह मैदान में पतंग
उड़ाता था। अब देखिए, वह मैदान में पतंग उड़ाता था, तो क्या हो जाएगा? ही फ्लाई का एयर फ्लाई फ्लू, एयर फ्लू काइट इन द फील्ड। अब यहां पर देखिए, कर्ता का वह, इसके लिए हमने लिखा ही, उड़ाता था, फ्लाई पहली अवस्था, फ्लाई का दूसरी अवस्था फ्लू हो जाएगी, काइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका हो गया इन द फील्ड। ये आपका। इसके बाद हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। हाँ देखिए, निगेटिव में आप आ जाइए। निगेटिव में सब कुछ वही रहेगा। नहीं के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की पहली अवस्था, ठीक। जैसे वह खाना नहीं खाता था, वह खाना नहीं खाता था। अब देखिए, वह खाना नहीं खाता था, इसका आ जाएगा ही। उसके बाद फिर लगाना है आपको डिड नॉट, ही डिड नॉट। उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था, ठीक, क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद आप लगा दीजिए, ठीक। वे नहीं बुलाते थे, वे नहीं बुलाते थे, तो क्या हो जाएगा? दे डिड नॉट ना कर दीजिए, बुलाना का हो जाएगा कॉल, दे डिड नॉट कॉल, ये ना, ठीक। तो नहीं के लिए केवल आप डिड नॉट का प्रयोग करना है और वर्ब की पहली अवस्था, और इसमें कुछ है नहीं। मान लीजिए आपके वाक्य में कभी आपका नेवर रहता है, तो वह खाना कभी नहीं खाया। अब देखिए, वाक्य में आ गया कभी नहीं, कभी नहीं के लिए आपको किसका प्रयोग करना? नेवर का प्रयोग, और नेवर के साथ वर्ब की दूसरी अवस्था, वर्ब की दूसरी अवस्था लगती है, तो क्या हो जाएगा? ही नेवर एट होम, ठीक। इतना आपको ध्यान देना है कि नेवर के साथ वर्ब की दूसरी अवस्था ही लगेगी। इसके बाद आपका जो अगला वाक्य है सिंगल इंट्रोगेटिव, हम सिंगल इंट्रोगेटिव चलते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव आप लोग देख लीजिए। सिंगल इंट्रोगेटिव अर्थात ऐसा वाक्य हिंदी का जिसमें प्रश्नार्थक शब्द वाक्य पहले हो। प्रश्नार्थक शब्द जब वाक्य पहले रहता है, उसका अनुवाद हम नहीं करते हैं, उसके स्थान पर सहायक या डिड का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए, वर्तन मेथड में आप देखते हो तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड। उसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हो जाएगा वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक, आपका, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। क्या वह दौड़ता था? क्या वह दौड़ता था? अब देख लीजिए यहां पर, क्या वह दौड़ता था। अब देखिए, क्या शब्द वाक्य के पहले है, इसका अनुवाद नहीं करेंगे, इसके स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया इस तरह की क्या है? डिड। डिड ही अकेले है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, हमें डिड का ही प्रयोग करना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या होगा?
यहाँ पर हो जाएगा ही रंग का रंग, ये रहा। क्या वह पत्र लिखता था? क्या वह पत्र लिखता था? तो क्या हो जाएगा? डिड ही राइट है लेटर, ये रहा। ठीक, ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव हुआ। सिंगल इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले रहता है, इसका अनुवाद नहीं करते हैं, इसके स्थान पर हम सहायक क्रिया लिखते हैं, उसके बाद फिर कर्ता, फिर वर्ग की पहली अवस्था। ठीक है, देख लीजिए वाक्य में है। तो हिंदी का वाक्य हो, प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, उसका अनुवाद नहीं करते हैं, उसके स्थान पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डबल इंट्रोगेटिव में चलते हैं। ये इसी को हम मिटा देते हैं, इससे हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा DOUBLE, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक, अब इसी में आप लगा दीजिए 9W। हमने 9W का वर्णन जो है पहले ही किया था, आपने देखा होगा। 9W उसके बाद, यानी 9W का मतलब जो क्वेश्चन वर्ड आपका होता है, ठीक है, उसी को हम 9W कहते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ होता है कि जब थोड़ा गैपिंग ज्यादा हो गई है, DOUBLE, डबल इंट्रोगेटिव वह वाक्य होता है जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी का वाक्य और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। जैसे देखिए, वह क्यों गाना गाता था। अब देखिए, ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहता है तो हम सबसे पहले उसी का अनुवाद करते हैं। यही हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो क्या हो जाएगा? वाई कर लो, उसके बाद आपको सहायक क्रिया लगा देना। सहायक क्रिया आपकी क्या है? डिड हो गई। उसके बाद सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट क्या हो गया? ही हो गया। ठीक है, फिर गाना गाता है, इसकी पहली अवस्था हो जाएगा आपका सिंग ए सॉन्ग, ये रहा आपका वाक्य। ठीक, और कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे क्या हुआ है, क्या, सॉरी सिंगल इंट्रोगेटिव जा रहा है, वह क्यों दौड़ा, छोटा सा वाक्य है, ये रहा। अब देखिए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, पहले इसी का अनुवाद कर लो। क्या हो जाएगा? वाई, उसके बाद आप लगा दीजिए डिड ही आर यू रन। ठीक, वाई डिड ही रन। तो यह आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जब हिंदी का कोई वाक्य हो, जब हिंदी का कोई वाक्य हो और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, ठीक, तो वह डबल इंट्रोगेटिव होगा। क्योंकि जब उसका अनुवाद हम करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड जो होता है, व्हाट, वेयर, हुम, जो भी है, विच, हाउ, ये सब पहले हो जाएगा। उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ग की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। ये आपका सिस्टम है। इस तरह से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ। इसके बाद फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह क्रमागत वीडियो हम डालते रहेंगे। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।